तो नेक्स्ट चैप्टर है सोल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 12th क्लास। तो इसका वेटेज की मैं बात करूं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का वेटेज देखा गया है। जेईई मेन और नीट एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन देखा जाता है। जेईई एडवांस में 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम देखा जाता है। अब सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मोल होता क्या है। मोल के बिना ये चैप्टर अधूरा है, तो मोल आपको जानना पड़ेगा। पहले से पता है तो अच्छी बात है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। तो मोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहां पे बोर्ड पे लिखा होगा कि 1 डजन इक्वल टू 12 क्वांटिटीज। तो 1 डजन इक्वल टू 1 क्वांटिटीज ये हमें अच्छे से पता है, ठीक है। अब डजन जो वर्ड है हर एक जगह भी यूज करते हैं, ये भी आपको पता होगा। जैसे 1 डजन स्पेक्स, 1 डजन व्हाइट बोर्ड, 1 डजन मार्कर, ठीक है। ऐसे करके 1 डजन केला भी बोलते हैं हम लोग, ऐसे करके 1 डजन एप्पल ही बोल सकते हैं। 1 डजन कुछ भी बोला जा सकता है इस जगह पे। ऐसे ही सेम मोल के साथ कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट कैसे करेंगे? 1 मोल इक्वल टू इतनी बड़ी वैल्यू है, कितनी बड़ी है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब क्या है सर? तो एंटिटीज का मतलब है कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 मोल मार्कर भी हो सकता है, 1 मोल व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, 1 मोल केला भी हो सकता है, 1 मोल एप्पल भी हो सकता है। तो 1 मोल जो है कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 मोल की वैल्यू जो है कहीं भी यूज किया जा सकता है। इसी को हम लोग एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग भी क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं, या फिर एवोगाद्रो कांस्टेंट। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एवोगाद्रो कांस्टेंट, एवोगाद्रो नंबर या फिर एवोगाद्रो कांस्टेंट, ये दोनों कह सकते हैं हम लोग, ठीक है सर। ये भी समझ में आ गया। 1 मोल हर एक जगह यूज करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ठीक है, डिफरेंस ये है कि डजन जो है एक ऐसा यूनिट नहीं है। डजन क्या है? एक ऐसा यूनिट नहीं है। मोल एक ऐसा यूनिट है। जो सबसे ज्यादा मोल जो यूज होता है वो केमिस्ट्री में होता है। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, इसलिए मोल टर्म यहां पे यूज किया जाता है। तो ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो मोल एक ऐसा यूनिट है, ये भी जैसे ही मैं बता रहा था यहां पे, जैसे कि मैं बता रहा था कि मोल एक ऐसा यूनिट है। किसका है सर? तो ये हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, ये सुना होगा, कहां सुना है? सोचो, याद करो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिजिक्स में बेसिक फंडामेंटल यूनिट, 7th बेसिक फंडामेंटल यूनिट देखा होगा आपने, जिसमें मास, लेंथ, टाइम ये सब आपने पढ़ा होगा। तो वैसे ही यहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का पोजीशन जो था 7th नंबर पे था। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट जो था वो क्या था? मोल था। अच्छा, याद आ गया। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बता दूं यहां पे, जो 1971 में जब IUPAC का कॉन्फ्रेंस बैठा गया तब मोल को एक ऐसा यूनिट एक्सेप्ट कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि मोल हर एक जगह यूज हो रहा था, खास करके केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा। तो इसलिए 1971 में यहां पे 14th जनरल कॉन्फ्रेंस बैठा और 1971 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इसको एक्सेप्ट किए हुए, अराउंड 40 इयर्स के आसपास हुआ है। तो अब ये आता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो सकता है? एज मेनी एटम हो सकता है, मेनी एटम्स, मेनी मॉलिक्यूल्स, मेनी आयंस, मेनी इलेक्ट्रॉन्स या अदर एंटिटीज, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका? तो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है आपको। मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस containing as many atoms,
मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और अदर एलिमेंट्री एंटिटीज। ये आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या क्या कंटेन कर सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कंटेन कर सकता है। ये कहना चाह रहे हैं सर। ये फील नहीं आया मोल के बारे में। मोल मुझे देखना है सर, फील करना है मोल कहां दिख सकता है। तो आपको मोल के बारे में फील करना है अच्छे से। तो आप कहीं पर भी, अब रिवर के पास, ठीक है, गंगा रिवर या फिर यमुना रिवर या कहीं भी जाए तो वहां पे बहुत सारे सेंट पार्टिकल्स होते हैं। आप एक एक सेंट पार्टिकल काउंट करने जाएं तो हो सकता है इससे भी बड़ी वैल्यू आ जाए। एक एक सेंट पार्टिकल, हाँ जी, एक एक सेंट पार्टिकल। बहुत टाइम लग जाएगा मुझे पता है, और टाइम पास हो गया एक तरह से करना, उसको काउंट करना। क्या फायदा काउंट करना, उसको फायदा नहीं है। बट ये हम देख सकते हैं कि इतने पार्टिकल्स, ज्यादा इतने पार्टिकल्स हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल वहां देखा जा सकता है। ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। थोड़ा सा और मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं और बता दूं यहां पे कि मोल को लैटिन में क्या बोलते हैं। मोल को लैटिन में क्या बोलते हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मोल को लैटिन में हीप बोलते हैं, या फिर इसको मास बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग पाइल बोलते हैं। इन सभी का मतलब एक ही है, ढेर। ढेर, बहुत सारे ढेर इकट्ठे में होंगे, बहुत सारे इकट्ठे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो जैसे मैंने बोल दिया पाइल ऑफ सैंड्स, या बोल दिया हिप ऑफ सैंड, तो क्या है, ढेर है, बहुत सारा ढेर है रिवर के पास, तो उसको हम लोग मोल बोलते हैं। ये लैटिन में कहते हैं इसको। ये छोटा सा एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए मोल के बारे में। और क्या सर, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो पेपर में यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है मैं बता दूं आपको। सबसे ज्यादा जो पेपर में यूज किया जाता है, जैसे हम कह सकते हैं इन मॉडर्न प्रैक्टिस, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर ये बोल सकते हैं 1 ग्राम आयन। इन सभी का मतलब क्या होता है, 1 मोल होता है। कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एटम, या बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, या बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ आयन। इन सभी का मतलब एक ही होता है। इन सभी का मतलब ये मोल ही होता है। तो ये मॉडर्न प्रैक्टिस में इसका यूज किया जा रहा है आजकल, कि पेपर में ग्राम एटम दिया हुआ है, या फिर ग्राम मॉलिक्यूल दिया हुआ है, या ग्राम आयन दिया हुआ है, तो सभी का मतलब मोल होता है। अच्छा सर, ये भी समझ में आ गया कि इसको 1 मोल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको, ये जो चीजें हैं आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अब मोल सर फाइंड कैसे करते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप उसको ध्यान रखें। फॉर्मूला क्या है मोल का, देखेंगे यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्या है, ग्राम में है। गिवन मास क्या है, ग्राम में है। ये ध्यान रखेंगे, मास केजी में दिया रहेगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना ही आता होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और भी क्लियर होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन, पहला पार्ट 22 ग्राम ऑफ CO2, सेकेंड पार्ट 60 ग्राम ऑफ यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, NH2CO NH2। थर्ड क्वेश्चन रहेगा 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मैं बता दूं, अब जिसको पता है बहुत अच्छी बात है,
इसको नहीं पता है मैं बता दूं, CH3COH। डी पार्ट 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। फॉर्मूला भी पता होगा इसका, C6H6, नहीं पता है तो लिख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले आप वीडियो पॉज कर लें, आप आराम से टाइम ले लें, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप वीडियो पॉज कर ले, सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद वीडियो प्ले कर ले फिर से, ठीक है। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, मोल कैसे निकालेंगे। n इक्वल टू गिवन मास कितना दिया है 22 ग्राम अपॉन 44, तो आ जाएगा 0.5 मोल, कट हो जाएगा तो 0.5 आएगा। बी पार्ट 60 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा यूरिया का 60 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, फिर से चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। सी वाले पार्ट की मैं बात करूँ तो मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास 30 दिया हुआ है और एसिटिक एसिड का भी 60 आएगा, चेक करेंगे इसका कितना आएगा 0.5। नेक्स्ट डी वाले पार्ट एन की मैं बात करूँ, गिवन मास कितना है 39, मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का 78 आएगा, नहीं आ रहा है तो चेक करेंगे तो इसका आएगा 0.5 मोल आ गया। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कहीं ना कहीं, मास है तभी मोल है, मास है तो मोल है, मास नहीं तो मोल नहीं, सिंपल सा है। मतलब क्या बोला सर, मैंने बोला मास है तो मोल है, मास नहीं तो मोल नहीं, मास है तो मोल है, मास नहीं तो मोल नहीं, मास है तो मोल है, मास नहीं तो मोल नहीं, मोल है तो मास है, ये भी कह सकते हैं, मोल है तो मास है, मोल नहीं तो मास नहीं, ये भी कह सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं इस मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, ये चीज ध्यान रखना है कि मास होगा तो मोल होगा, मास नहीं होगा तो मोल की बात नहीं करेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये बहुत काम का चीज है, ये बार बार रिपीट करते जाए, मन में 2-3 बार बोलते जाए कि मास है तो मोल है, इसको बार बार बोलते जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये मोल के बारे में छोटा सा हम लोगों ने बेसिक चीज जान लिया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा और अच्छे से आइडिया ले लेते हैं मोल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, calculate the mass of molecules containing containing 3 mole of CO2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मास निकालना है। तो मास निकालना है मतलब क्या होगा, गिवन मास निकालना है मॉलिक्यूल का। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके कर लिया, ठीक है। अब आते हैं सोल्यूशन क्या होगा इसका, n इक्वल टू गिवन मास निकालना है ये क्वेश्चन में। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 होता है, ये हमें पता है। मोल भी पता है कितना है 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो गिवन मास निकलेगा ग्राम में आ जाएगा, कितना आएगा 3 × 44, तो आंसर आ गया 132 आ जाएगा, ठीक है, ग्राम आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा मोल के बारे में बेसिक आइडिया था। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। क्या सर, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस यहां पे सबसे ज्यादा यही यूज किया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, तो पहला टॉपिक है हमारे पास मास परसेंटेज, और बोल सकते हैं इसको परसेंटेज m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, या इसी को बोल सकते हैं वेट परसेंटेज, या स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, ठीक है। सेकंड क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज। नेक्स्ट हमारा पास क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर बोल सकते हैं परसेंटेज स्मॉल v अपॉन कैपिटल V।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पीपीएम। पीपीएम क्या होता है सर? पार्ट्स पर मिलियन। स्क्रीन पे दिख रहा होगा पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। या बोल सकते हैं पीपीबी भी बोल सकते हैं, इसका मतलब पार्ट्स पर बिलियन, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? काई, CHI, रीड। इसको कैसे करेंगे? चाई रीड नहीं करेंगे, काई रीड करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मोलैरिटी, इसको कैपिटल M बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मोलैलिटी, इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल m। और लास्ट टॉपिक हमारे पास है नॉर्मैलिटी, इसको क्या बोलेंगे? यहां पे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है ये सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके डील करेंगे, ठीक है। आप इसको लिख लें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज जानने से पहले आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले से आपको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सॉल्यूट क्या होता है? लेस अमाउंट में होता है, ये आप जानते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है सर? सॉल्वेंट हमें पता है सर, ये मोर अमाउंट में होता है। हाँ सर ये तो पता है, ये पता है ना आपको, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है। ये जो है जनरली बोलते हैं, ये ऑलवेज नहीं है। एनसीईआरटी ने इसको साफ साफ बोला है जनरली। अच्छा सर, इसको जनरली बोलते हैं? हमें तो यही सीखा है कि सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है, हमेशा ही होता होगा, यही सोचा है। बट ऐसा नहीं है, ये जनरली हमारा लेस अमाउंट में होता है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होता है। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.4, उसमें एक नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड सॉल्यूट है और उसमें 68% दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड, जो कि सॉल्यूट है। अच्छा सर, ऐसा भी होता है? हाँ जी, ऐसा भी होता है। तो आप ऐसा ध्यान नहीं रखें इस चीज़ को कि हमेशा ही होता होगा सॉल्यूट क्या है, हमेशा होता है लेस अमाउंट, तो सॉल्वेंट हमेशा होता होगा मोर अमाउंट। ऐसा नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये जनरली है। अब सर कंफ्यूजन आ गया। मैंने बोला कैसा कंफ्यूजन? तो सर ये यूज़ कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कहाँ लेस अमाउंट यूज़ करना है सॉल्यूट को, कहाँ यूज़ नहीं करना है? तो एक क्वेश्चन जरूर करेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे हमने लेस अमाउंट का यूज़ किया है। तो पहले थ्योरी पे आते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे, तो वापस आते हैं मास परसेंटेज पे। तो ये थोड़ा सा समझ में आ गया ये पॉइंट कि जो सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में है, सॉल्वेंट क्या है मोर अमाउंट में है। सेकेंड पॉइंट ये जानेंगे, ध्यान सुने, सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, सर हमने तो यही सुना है कि सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है सॉल्यूशन जो होता है दो टाइप के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, यही सुना है। मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। वो क्या होता है? वो मिक्सचर होता है। मिक्सचर और सॉल्यूशन में डिफरेंस है, मैं बता दूं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। बट सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा सर ये बोल रहे हैं आप? हाँ जी, यही बोला जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान से समझ ले। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, सॉल्यूशन जो है किससे बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है। अरे सर ये तो पहले से पता है। मैं बोल दूं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। ये पता होना चाहिए, पहले से पता होगा, इसमें कुछ नया नहीं है, मैं बता दूं। अच्छा सर, नेक्स्ट पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे, वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा सर, वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं? हाँ जी, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट लिया गया है, एक रेफरेंस लिया गया है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट रहेगा हर केस में।
वाटर के अमाउंट, जो वाटर की क्वांटिटी जो है कम हो, उससे कोई मैटर नहीं करता सल्यूट से, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 2.4 नाइट्रिक एसिड 68% है, वो एक सल्यूट है, और 32% जो है वाटर है उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है उस जगह पे, तो हम लोग वाटर को एज्यूम कर लेंगे, वाटर को एज्यूम कर लेंगे। ध्यान रखेंगे, सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग वाटर को एज्यूम कर लेंगे कि वो सॉल्वेंट होगा। ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट से ध्यान रखना है। इस पॉइंट को लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आपने ले लिया होगा, ठीक है, मैं हट जाऊं, ठीक है, डन। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। अब आते हैं वापस मास परसेंटेज पे, मास परसेंटेज पे वापस देखेंगे कि मास परसेंटेज है क्या। तो मास परसेंटेज की डेली लाइफ में भी यूज़ क्या है ये भी जानेंगे थोड़ा सा। अभी देख लेते हैं मास परसेंटेज निकालते कैसे। तो मास परसेंटेज जो है, मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट निकालना है सर, तो क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। मास ऑफ सॉल्यूशन ये होता है सर, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी तो सीखा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सीखा है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यही सीखा हम लोगों ने। अब देखेंगे कि मास परसेंटेज सर ये याद रखना पड़ेगा, ये याद बात नहीं रखना है, पहले से ही पता है। कैसे कि जैसे स्कूल में परसेंटेज निकालते हैं ना, स्कूल में परसेंटेज निकालते हैं, सपोज मेरे मार्क्स आ गए 450 मार्क्स आए आउट ऑफ 500, कैसे निकालते हैं, जो मार्क्स आता है उसको लिखते हैं, अपॉन टोटल करते हैं, इनटू 100 किया, 90% आ गया, ये करते हैं ना। कितना मार्क्स ऑब्टेंड किया वो लिखते हैं, अपॉन टोटल मार्क्स लिखते हैं, इनटू 100 करते हैं। अच्छा जी हाँ, तो ये मास परसेंटेज निकालने का तरीका है। ओके, ऐसे ही सेम चीज इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे, जो चीज जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर लिख लो, अपॉन टोटल इनटू 100। ओके सर, ये कर लिया। अच्छा, तो अब सर मास ऑफ या फिर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बोलना होगा, तो कैसे निकालेंगे सर? अरे बहुत सिंपल सा है। कैसे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एकदम इजी है, यहां पे समझना। जो चीज पूछ रहा है उसको ऊपर लिख दिया, अपॉन टोटल कर दिया। अब देखेंगे एक और फॉर्मूला तो हो सकता है सर, मैंने बोला क्या, एक और फॉर्मूला हो सकता है कि 100% तो हमें पता है 100% होगा, टोटल तो 100% ही होता है ना, 100% पता है, और माइनस कर देते हैं इसका परसेंटेज, किसका, मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट कर देते हैं। तो मैंने कहा एकदम सही, एकदम सही बोल रहे हो। कैसे, हमें तो पता है जैसे स्कूल का परसेंटेज निकालते हैं तो मेरे पास 90% आया, अभी जस्ट देखा 90% आया, तो कितना परसेंट नहीं आया, तो 100 माइनस 90 दैट मीन्स इक्वल टू 10%। ओ 10% नहीं आया, तो वैसे ही तो किया है ये चीज़, हम सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। इस पर क्वेश्चन करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहां पे, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज of benzene say 6H6 and carbon tetrachloride, ये लिख दिया। if 22 ग्राम of benzene in 122 ग्राम of carbon tetrachloride, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कैसे पता करें सर सोल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन। अब जो जनरली हमने सीखा था कि सोल्यूट लेस अमाउंट में होता है और मोर अमाउंट में क्या होता है, सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हमें नहीं आइडिया हो रहा है,
इसमें आइडिया नहीं हो रहा है कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो लेस अमाउंट होगा, कौन है लेस अमाउंट में, बेंजीन लेस अमाउंट में है, इसको सोल्यूट बोल देंगे। CaCl4 मोर अमाउंट में, इसको सॉल्वेंट बोल देंगे। एकदम सिंपल सा है। अच्छा सर, आप ये कहना चाहते हैं, आपने सिंपल ट्रिक बता दिया कि जिस कंपाउंड में हमें आइडिया नहीं ले पा रहे हैं कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, उस केस में लेस अमाउंट और मोर अमाउंट दिखेंगे। अब सर वाटर, अब एक और क्वेश्चन आ गया, सर वाटर आ गया तो वाटर सॉल्वेंट होगा, क्योंकि हमने वाटर को बोला है वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके सर, आप ये क्लियर कर दिया कि वाटर होगा तो वो पहले से सॉल्वेंट है, उसके अलावा दूसरा कुछ होगा वो सोल्यूट। ओके, और इसमें कोई वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, बेंजीन और CaCl4 की बात कर रहे हैं। तो जो लेस अमाउंट था उसको हमने बोल दिया सोल्यूट, जो मोर अमाउंट में था उसको बोल दिया सॉल्वेंट। तो मास परसेंटेज कैसे निकाल देंगे, तो मास परसेंटेज किसका निकालना है हमें, बेंजीन का ऑफ C6H6। कैसे निकालेंगे, तो मास कितना गिवन मास दिया हुआ है बेंजीन का 22 दिया हुआ है। टोटल कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ, टोटल कितना होगा 22 प्लस 122, दैट मीन्स इंटू 100 भी करेंगे, इंटू 100, तो ये आ जाएगा 22 अपॉन 144 इंटू 100। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 15.2%, 15.2% आएगा ये। अच्छा हाँ, इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना ही परसेंटेज आएगा। ये मैं बता दूं, ये NCERT का इंटेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2.1 है, इंटेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2.1 है। मैंने वही एग्जाम्पल करा दिया आपको कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए मास परसेंटेज का, बहुत सिंपल सा था। तो ये मास परसेंटेज था। अब आते हैं कि सर इसका यूजेस बताओ, इसका यूजेस। तो यूजेस की मैं बात करूं तो मास परसेंटेज, अब जैसे मैं बोल दूं यहां पे, ध्यान सुनना, मैंने कहा कि एक एग्जांपल, इसको लिख लो आप, लिख लिया आपने, अब लिख लिया होगा, इसको हटा देते हैं। एक सिंपल सा इसके अंदर एक पॉइंट समझते हैं, एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, ध्यान सुनना, उस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे तो फिर यूजेस के बारे में जानते हैं। जैसे एक नोट लिखते हैं, नोट में लिखेंगे, मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन में गिवन है, लिखा हुआ है कि 10% ऑफ सोल्यूट बाय मास, ये लिखा हुआ है कहीं 10% ऑफ सोल्यूट बाय मास, या फिर लिखा हुआ है कि 10% ऑफ सोल्यूट बाय m/m, ये लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन के अंदर, या फिर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 10% ऑफ सोल्यूट मास बाय मास, ये कुछ लिखा हुआ है। या फिर किसी क्वेश्चन में कौन लिखा हुआ है कि 10% ऑफ सोल्यूट बाय वेट, ये लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर बताओ, तो मैं मतलब बता दूं, इसका मतलब होता है, ये लिख लो आप फटाफट, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसको। तो इसका मतलब मैं बता दूं, सबका मतलब एक ही होता है, और इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है इसका मतलब कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब 100 ग्राम का सोल्यूशन हमने एज्यूम किया, 100 क्यों किया सर, क्योंकि 100% ही तो होता है, तो 100% का हमारे पास कंपाउंड है तो 100% का सोल्यूशन होगा। तो 100% का हमने सोल्यूशन बोला है, तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन एज्यूम कर लिया। जब 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो 10% कितना होगा, 10 ग्राम होगा। अच्छा सर, तो 100 ग्राम का सोल्यूशन है इधर और 10 ग्राम सोल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है, ये कहना चाह रहा है।
तो अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ ये कहना चाह रहा। अब ध्यान सुनना, अब एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल है सॉफ्टवेक। सॉफ्टवेक आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, उसके अंदर लिखा हुआ है परसेंटेज W/W, आपको दिख रहा होगा। ये अब पूछोगे सर किस चीज़ का मेडिसिन है, तो कॉन्स्टिपेशन का मेडिसिन होता है ये, ठीक है, फास्ट रिलीफ करता है ये, तो खैर इस पे नहीं आते, बस ये एग्जांपल देखें कि आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इसका मैंने फोटो डाल दिया है और सर्कल भी कर दिया वहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा। अच्छा, तो ये जितने भी टैबलेट्स वगैरह होते हैं ना, उसमें मास बाय मास होता है, मतलब सल्यूट का मास और सोल्यूशन का मास दोनों मिक्स करा के एक सॉलिड फॉर्म में बनाते हैं, मास को सॉलिड फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मास परसेंटेज। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिया, मीनिंग भी समझ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया, तो ये मास परसेंटेज आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज की मैं बात करूं तो वॉल्यूम परसेंटेज भी सेम करेंगे जैसे मास परसेंटेज किया था। क्या किया था सर, देखो यहाँ पे, तो वॉल्यूम परसेंटेज की मैं बात करूं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सल्यूट क्या होगा सर, एकदम सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन, अब क्या होना चाहिए नीचे, टोटल, टोटल क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके सर, इनटू 100 कर देंगे, सिंपल सा है। ऐसे करके सेम चीज लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, ये कैसे लिखेंगे सर, तो अब क्या पूछ रहा है, सॉल्वेंट पूछ रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके सर, समझ में आ गया, इनटू 100, सेम जैसे मास परसेंटेज में करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। एक और फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज का 100 माइनस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सल्यूट, हाँ ये जैसे उसमें किया था वैसे इसमें भी करेंगे सर, बहुत सिंपल सा है सर, एकदम समझ में आ गया सर, तो ये क्लियर हो चुका होगा, कोई खास नहीं है, अपने आप दिख रहा होगा। ऐसे करके नेक्स्ट हम इसके थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ टर्म्स दिए हुए रहते हैं जो सॉल्व होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका मतलब समझ लेते हैं, क्या बोल रहे हो सर, क्या बोलना चाहते हो, तो मैं बता दूं, जैसे इसमें नोट लिखेंगे, नोट में फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है 20%, फॉर एग्जाम्पल बोला, कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है, तो 20% ऑफ सल्यूट और लिखा हुआ है बाई वॉल्यूम, ये दिया हुआ है, या फिर बोल दिया बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या सर, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि 20 ml, इस बार ml होगा, वहां ग्राम था, क्यों था, क्योंकि मास था, यहां वॉल्यूम है तो क्या होगा, इस बार ml लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 20 ml ऑफ सल्यूट, ओके, is present in 100 ml of solution, जैसे वहां किया था वैसे यहां करेंगे। अच्छा सर, ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा था सर। अब एक एग्जांपल बता दो, कहाँ यूजेस करते हैं, यूज कहाँ करते हैं सर, तो ये यूजेस होता है अल्कोहल्स में होते हैं, जैसे विस्की, रम, बियर, जितने भी होते हैं, वोडका जितना भी होता है, उसके जगह यूज वहां पे होता है, वहां लिखा होता है परसेंटेज V/V, वहां लिखा होता है परसेंटेज V/V कितना है, 42% है, या बियर की बात करें तो 4 से लेकर 8% के बीच में होता है वहां पे, ओके सर। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहां पे इस जगह पे, कि और भी जैसे लिक्विड या लिक्विड का मिक्सचर होता है, लिक्विड का मिक्सचर होता है, वहां पे यूज करते हैं, एकदम सिंपल सा कहा जाए तो ये वॉल्यूम परसेंटेज था, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसकी बात करते हैं, जैसे मास परसेंटेज निकालते थे, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज निकालते थे, वैसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। कैसे कैसे कैसे, देखो जैसे यहां लिखा हुआ है m/v परसेंटेज निकालना है ऑफ सल्यूट, सल्यूट का निकालना है ना, तो मास ऑफ सल्यूट लिख देंगे अपॉन टोटल, टोटल क्या होगा, सोल्यूशन, लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब ऊपर मास क्यों लिया, नीचे वॉल्यूम क्यों लिया, ऊपर मास दिख रहा है, नीचे वॉल्यूम दिख रहा है, तो m/v है ना, तो ऊपर मास रहेगा और नीचे हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, ठीक है सर। ऐसे सेम हम कर देंगे, m/v ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो क्या होगा, ऊपर क्या होना चाहिए, बताओ बताओ बताओ, ऊपर क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होगा ऊपर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके सर, ये एकदम इजी हो गया। हाँ इजी हो गया। फिर दूसरा एक और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यही सेम चीज निकालना है तो 100 माइनस परसेंटेज m बाई वी कर देंगे ऑफ सल्यूट। सेम करेंगे, सेम एकदम सेम होगा। ओके सर, समझ में आ गया एकदम। तो चलो एक नोट लिखते हैं, इसमें भी एक नोट लिखते हैं। नोट क्या होगा, नोट क्या होगा, नोट क्या होगा सर, देखो नोट क्या होगा। नोट ले लेते हैं, सपोज फिर से एग्जांपल ले लेते हैं किसी का। इस बार ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैं लिख दिया 30% ऑफ सल्यूट बाई m अपॉन v लिख दिया। ये लिखा हुआ है कहीं किसी क्वेश्चन पेपर में, ये लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ है बाई मास बाई वॉल्यूम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनना। इसका मतलब साफ साफ है कि 30 ग्राम लेंगे ऑफ सल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस पर क्या कर दिया सर आपने, ग्राम और ml, हाँ मास है सल्यूट और वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन। तो इस बार 30 ग्राम हमने सल्यूट बोल दिया और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बोल दिया, क्योंकि वॉल्यूम ml में लिखेंगे और मास ग्राम में लिखेंगे। अच्छा सर, ये बात कहना चाह रहे थे, हाँ जी यही कहना चाह रहे थे। अब ये सर यूजेस बता दो। यूजेस की मैं बात करूं तो यूजेस आपको कप सिरप में देख सकते हैं, जितने भी सिरप होते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। और एक एग्जांपल जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ऑट्रविन में, पता ही होगा, ठीक है। तो ऑट्रविन में यूज किया जाता है, आप उसको आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक सिंपल सा फोटो दिख रहा है, उसके अंदर परसेंटेज दिख रहा होगा, परसेंटेज W/V। तो इसका मीनिंग भी मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, जो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। तो ये था हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब आता है सर एक क्वेश्चन है सर, मैंने बोला क्वेश्चन है, क्या है बताओ सर। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को डेंसिटी बोल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी तो सर मास बाई वॉल्यूम को कहते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन तो अच्छा पूछा है, तो मैंने कहा कि देखो फिर तुम्हें डेंसिटी नहीं पता। बच्चे ने बोला कि सर डेंसिटी नहीं पता। मैंने बोला हाँ डेंसिटी नहीं पता है। डेंसिटी क्या होता है मैं बता दूं, मास बाई वॉल्यूम अलग चीज है ये केस, और डेंसिटी अलग चीज है। कैसे, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सपोज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बोला मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास बाई वॉल्यूम होगा, तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होगा। अच्छा हाँ, यदि मैंने डेंसिटी बोला सल्यूट का, तो मास भी सल्यूट का होगा और वॉल्यूम भी सल्यूट का होगा। अच्छा सर, ऐसे हम लोग डेंसिटी सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का क्या होगा, मास सॉल्वेंट का, वॉल्यूम सॉल्वेंट का। ओके सर, आप ये कहना चाह रहे थे, बहुत सिंपल सा है, एकदम बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। अब आता है कि सर ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मास किसका बोल रहा है, सल्यूट, और वॉल्यूम किसका बोल रहा है, सॉल्यूशन का। या फिर मास किसका बोल रहा है, सॉल्वेंट का, वॉल्यूम किसका बोल रहा है, सॉल्यूशन का। तो अलग अलग हो गया ना, तो कुछ डेंसिटी वगैरह इसको नहीं बोल सकते, इसलिए सोचना बेकार है। क्योंकि ये जो टर्म जो है, दिमाग जो लगाते हैं बच्चे, वो कहां सबसे ज्यादा लगाते हैं, एग्जाम के दिन। एग्जाम के दिन सबसे ज्यादा दिमाग लगता है, सबसे ज्यादा सोचते वही उसी दिन सोचते हो, लगता है कि पता नहीं कितना सोच लिया है, और सोचोगे तो यही दिमाग में आता है। बच्चों का दिमाग यहीं तक जाता है इस जगह पे कि डेंसिटी भी तो हो सकता है, और दिमाग लगा क्वेश्चन गलत। तो इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन, इसकी बात करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, वही है सर, वही घिसा पिटा मास परसेंटेज जैसा। कैसे देखते हैं, पीपीएम क्या होगा, देखो यहां पे पीपीएम का मतलब है, यहां पे पीपीएम ऑफ सल्यूट मैंने बोल दिया, तो क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 लिख देंगे। मिलियन कितना होता है, 10 टू द पावर 6 होता है।
तो 10⁶ लिख दिया। अच्छा सर ये लिखेंगे, हाँ जी ये लिखेंगे। तो इसका मतलब वही है, सब कुछ घिसा पिटा है एकदम सेम चीज। अब तो नोट में वही लिखेंगे। मैंने बोल दिया 2 ppm, इसका मतलब क्या होगा सर? 2 ppm ऑफ सल्यूट, इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये होगा कि 2 ग्राम ऑफ सल्यूट, 2 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा 10⁶ सॉल्यूशन के अंदर 2 ग्राम सल्यूट है। हाँ जी एकदम सही सुना। ओके आप ये कहना चाह रहे थे, यस। तो आपको ये क्वेश्चन बेस्ड है पीपीएम पे। तो क्वेश्चन क्या है मैं एक बार बता दूं आपको। कह रहा है कि सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है, सपोज टू बी अ कार्सिनोजन। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इस क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन कर लें। बाय मास कह रहा है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये हमें निकालना है, मास परसेंटेज निकालेंगे, ये कहना चाह रहा है इसके अंदर। तो चलो इसका मतलब हम समझ लेते हैं। 15 ppm का मतलब क्या होता है? 15 ppm का मतलब होता है 15 ग्राम ऑफ सल्यूट। 15 ग्राम ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है सर? ये सल्यूट है हमारा, देख सकते हैं क्वेश्चन में। क्लोरोफॉर्म क्या है? सल्यूट है। इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि पीपीएम है इसलिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सल्यूट का मास पता है, सॉल्यूशन का मास पता है, मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा? जो सल्यूट का मास है ऊपर लिख दिया, टोटल मास कितना है? 10⁶ है, इनटू 100 कर देंगे तो मास परसेंटेज निकल सकता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा था एकदम। लैंग्वेज दिख रहा है साफ साफ कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ये कंटेमिनेटेड हो चुका है, मतलब कह सकते हैं कि वो पोल्यूटेड हो चुका है किससे? क्लोरोफॉर्म से, और उसके अंदर जो देखा जा रहा है कार्सिनोजन देखा जा रहा है, ये कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, और कह रहा है कि द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन जो है वो 15 ppm में है। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेस करना है यहाँ पे परसेंट बाई मास। तो ये हमें क्वेश्चन में कह रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया? पीपीएम का मतलब समझ लिया। पीपीएम का मतलब क्या होता है लिख दिया मैंने। उसके बाद हमने मास परसेंटेज निकाल दिया है, और मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं पता ही होगा। इसके बारे में बात करें, ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंट आ गया। तो ये आपका था पीपीएम। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की मैं बात करूं, इसको हम बोलते हैं काई। दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको काई, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए, तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। देखो इधर क्या होना चाहिए? मोल होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो इसका मतलब क्या है कि मोल अपॉन मोल, मोल अपॉन मोल। हाँ, क्या मोल? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। एन का मतलब क्या है? एन सल्यूट का मतलब क्या होगा सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अच्छा, एन सॉल्यूशन का मतलब क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला, ये एनसीईआरटी का दिया हुआ फॉर्मूला है। ठीक है, एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला दिया हुआ है, बट ये फॉर्मूला आप याद ना रखें क्योंकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। फॉर्मूला सबसे अच्छा आप ये याद रखिए, काई सल्यूट। काई सल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला याद रखें। अब ये फॉर्मूला याद रखें, ये बहुत काम का है, इसका यूज होगा। ओके सर, तो एन सल्यूट हमें पता है, एन सॉल्वेंट क्या होगा आप यहां पे भी लिख सकते हैं। क्या हो सकता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, स्पेस नहीं था, मैं लिख दिया। ओके सर, तो ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट था। ऐसे करके इसको जल्दी लिख लें। ऐसे करके हम लोग
मोल फ्रैक्शन हम सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। अच्छा, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। वैसे करके यहां भी चेंज कर देंगे, यहां पे क्या हो जाएगा सॉल्वेंट और यहां क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, बाकी नीचे तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा सर, ये भी समझ में आ गया। अब देखेंगे कि हम काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट करेंगे तो क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी, क्या आनी चाहिए, ये देखते हैं। तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे, जैसे इसको ऐड कर दिया, किससे, ध्यान से देखेंगे यहां पे ध्यान से, किसको ऐड कर दिया, काई सॉल्वेंट से। तो यहां पे देखो ये वैल्यू पता है प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये कर दिया। प्लस करने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको 1 लिख दिया। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों का सम क्या हो रहा है, किसका सम, काई सोल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट का सम 1 हो रहा है। हाँ जी, यही हो रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सपोज हमने एग्जांपल ले लेते हैं, अब फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। चलो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे कैसे, जैसे कि हमारे पास सपोज मैंने ऐसा कर लेते हैं कि ए बी नहीं छोड़ो, 1 2 3, 1 बोल दिया कोई सल्यूट है, 2 बोल दिया कोई सल्यूट है, और 3 क्या बोल दिया, एक सॉल्वेंट बोल दिया। एग्जाम्पल नहीं समझ में आया सर, अरे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अल्कोहल, सोडा, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 सल्यूट ले लिया, एक हमने सॉल्वेंट ले लिया। तो 2 सल्यूट है, ये दोनों सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो मैंने कहा काई1 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है, 1 है ना यहाँ पे 1, तो N1 लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 लिख देंगे और नीचे कर देंगे टोटल क्या है इसमें, इन तीनों का सम, N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके, ऐसे करके काई2 का भी निकाल लेंगे, N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके सर, इसको हटा देते हैं। ऐसे करके काई3 भी निकाल देंगे, N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 कर देंगे। ओके सर, अब काई1 प्लस काई2 प्लस काई3 को ऐड करो, चलो निकालो क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ, क्या आना चाहिए, 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 काई1 प्लस काई2 प्लस काई3 करके देखते हैं। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू फ्रैक्शन में सेम आ जाएगी, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा, हाँ करके देखें, ये होमवर्क रहेगा आपका, ये करके देखेंगे कि इन दिनों को ऐड करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम आ जाएगा, और सेम आ जाएगा तो 1 आ गया, कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं कितने भी सल्यूट हो और सॉल्वेंट हो, सभी का सम 1 आएगा, सभी का सम 1 आएगा। अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं इस जगह पे, देखो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं इस जगह पे, क्या कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो इधर क्या कह सकते हैं, इसको लिख लिया होगा, इसको हटा देते हैं। क्या कह सकते हैं, देखो सपोज हमारे पास बहुत सारा सल्यूट है और सॉल्वेंट है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। जैसे यहाँ बोल दिया मैंने, सपोज बोल दिया काई1 प्लस काई2 प्लस काई3, बहुत सारा है, सभी का हमने सम कर दिया। ऐसे करके काई4 प्लस डॉट 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 प्लस काई n तक ले लिया। ठीक है, बहुत सारा है हमारे पास, सभी का सम करेंगे तो 1 आएगा। ये चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ये भी होमवर्क रहेगा प्रूफ करने के लिए। सबका फॉर्मूला लिखेंगे, सभी का फॉर्मूला लिखेंगे और लास्ट में डिवाइड करके दोनों को, ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू सेम आ जाएगी, कट करके 1 आएगा। ठीक है, चेक करेंगे। या फिर एक मैथमेटिकली टर्म कह सकते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, समेशन के टर्म में लिख लेते हैं, सिग्मा के टर्म में, सिग्मा के टर्म में, हाँ ऐसा कुछ, काई आई लिख दिया, आई क्या ले लेते हैं 1 से लेकर के n तक,
ये और ये दोनों सेम चीज है, ये समेशन है, थोड़ा सा मैथ्स में पढ़ा होगा ये चीज, ये समेशन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आई ये क्या बताता है, इनिशियल पॉइंट बताता है, और फाइनल पॉइंट क्या बताता है, एन तक जाना है। ये क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में पुट करना है, 1 2 3 4 5। तो जैसे पुट करेंगे 1 पुट कर दिया 1, ठीक है, फिर प्लस कर देंगे, समेशन क्या बताएगा, प्लस बताएगा। ऐसे करके फिर लिखेंगे 2 लिखेंगे, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो काई 2 लिख देंगे। ऐसे करके काई 3 लिख देंगे। ऐसे करते करते ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, सेम चीज ये दिखेगा। तो ये और ये दोनों चीज क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1। तो ये भी फॉर्मूला जान गए हम लोग, मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला ये भी दिख गया कि ये जितने भी मोल फ्रैक्शन आएंगे उसकी वैल्यू 1 आएगा। ओके सर, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, उससे आइडिया हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। एक क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये फॉर्मूला इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है बाय मास। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या रखेंगे, इसका मीनिंग हमें पता है, ऑलरेडी हमने किया है कि 20% ऑफ सल्यूट बाय मास का मतलब क्या है कि मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। ओके सर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, जल्दी बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 80 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम का सोल्यूशन है, तो माइनस कर देंगे 20 से। अच्छा, हाँ जी, देखो ध्यान से देखो, तो ये हो गया हमारा 80 ग्राम। तो यहां पे अब निकालेंगे मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल्स ऑफ सल्यूट क्या निकलेगा, गिवन मास 20 है, मोलर मास निकालो कितना आएगा इसका, जल्दी सॉल्व करो। C2H6O2 का मोलर मास कितना आएगा, तो सॉल्व करोगे इसको तो 62 आना चाहिए, 62 आना चाहिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 0.332, ये मोल आ गया मेरा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे करके मोल सॉल्वेंट का निकाल लेंगे, 80/18, 18/18 कैसे सर, मैंने क्या बोला था, सॉल्वेंट नहीं दिया रहेगा तो वाटर एज्यूम कर लेंगे, सॉल्वेंट नहीं दिया रहेगा तो वाटर एज्यूम कर लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं आया, तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करने पे 4.44 आएगा, ये मोल निकल गया। तो काई सल्यूट निकाल लोगे, कैसे निकाल लेना, 0.3 सल्यूट क्या है यहाँ पे, इथाइलिन ग्लाइकोल, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, इथाइलिन ग्लाइकोल की वैल्यू कितनी है, ये कर दिया अपॉन टोटल कर दिया, करने पे ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सर। तो हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकाल लिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन